ईआर कहां से फॉर्मेट हुआ है बच्चों? ईआर का जो फॉर्मेशन हुआ है वो बेसिकली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सरेजिनेट होके बने हैं। अगर ईआर की सरफेस पे राइबोसोम्स हैं तो रफ ईआर हो गया, अगर ईआर की सरफेस पे राइबोसोम नहीं है तो क्या हो गया? स्मूथ ईआर हो जाएगा, एसईआर कहेंगे बच्चों, राइट। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर कोर, डीएनए। अब ये न्यूक्लियस है कैसा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर या कंपोनेंट कहा गया, राइट। तो ये डायग्राम हो गया न्यूक्लियस का। अब डायग्राम इधर देखो, तो हमारे पास लास्ट सेंट्रल वैक्यूम समझ आ गया, न्यूक्लियस समझ आ गया। न्यूक्लियस की बात एक और समझाऊं, जब यहाँ तक बात आई है फिर पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो वहां पे चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है, आपने देखा है, बनाया हमने पहले भी। अब जहां पर पूरे न्यूक्लियस में, जहां पर ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए ज्यादा कंसंट्रेटेड है, सोचो ऐसा रीजन न्यूक्लियस में जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन है जेनेटिक मटेरियल की, डीएनए की, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। या न्यूक्लियोलस एक है अगर तो न्यूक्लियोलस हो गया। अगर एक से ज्यादा है वो पोर्शन, मान लीजिए यहाँ कंसंट्रेटेड है डीएनए और ज्यादा यहाँ भी कंसंट्रेट हो रहा है, एक से ज्यादा जगह जहां पर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कंसंट्रेटेड है, तो न्यूक्लियोलाई वर्ड यूज करेंगे। न्यूक्लियोलाई इज प्लूरल ऑफ न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस इज फाउंड इनसाइड न्यूक्लियोलाई, तो दिस इज योर न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या हुआ? रीजन inside nucleus where probability of finding DNA, probability of finding DNA is maximum. I would say DNA finding probability would be maximum. सही बात है ना, कोई गलत बात तो नहीं यहाँ तक? तो मैंने कहा बच्चों अगर एक जगह कंसंट्रेटेड है, ठीक है बच्चों, एक ही हो गया न्यूक्लियोलस। अगर एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मान लीजिए डीएनए कंसंट्रेटेड, तो न्यूक्लियोलाई कह दूंगा मैं। अब एक और बात पे आएंगे, जब मुझे ये समझ आता है तो मैं यहाँ पर आपके साथ न्यूक्लियोलस को और समझ लेता हूँ। न्यूक्लियोलस एक तरह से राइबोसोम की सब यूनिट बनाने वाली फैक्ट्री भी है। यानी कि राइबोसोम्स, हमारे पास जो ऐसे सब यूनिट बनती हैं 30s 50s स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट पढ़ा है आपने, वो सब यूनिट बनती कहां पर है? इन्हीं न्यूक्लियोलस के अंदर बनती है। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स की फैक्ट्रीज है ये। तो वी कैन से न्यूक्लियोलस इज अ राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम फैक्ट्री कह सकता हूं, या राइबोसोम की सब यूनिट का फैक्ट्री भी कह सकता हूं सिंपल भाषा में। लेकिन स्मॉलर सब यूनिट बना, लार्जर सब यूनिट बना, दोनों कंबाइन नहीं किए न्यूक्लियस के अंदर, कंबाइन नहीं करेंगे, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं बनेगा। वो सब यूनिट यहां से निकलेंगी, बाहर आ जाएंगी साइटोप्लाज्म में, है ना, यहां से निकल के साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाएंगी। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद बच्चों दोनों सब यूनिट ज्वाइन कर जाती हैं मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है दोनों सब यूनिट को ज्वाइन करने के लिए। तो जब वो ज्वाइन करती हैं तब मेरा कंप्लीट राइबोसोम बनता है बच्चों, कंप्लीट राइबोसोम। तो मुझे ये पता होना चाहिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है सब यूनिट्स को ज्वाइन करने के लिए राइबोसोम की। तो आप कहोगे सर मैग्नीशियम आयन है। ये क्वेश्चन काफी बार नीट बेस्ड क्वेश्चन बना है, ठीक है। दूसरा बना है क्वेश्चन कि राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कहां होता है सब यूनिट्स का? आपका आंसर न्यूक्लियोलस होना चाहिए। अगर न्यूक्लियोलस ऑप्शन में ही नहीं है तो क्या करें? न्यूक्लियस तो होगा, फिर न्यूक्लियस ऑप्शन में होगा, फिर तो न्यूक्लियस टिक करना फिर। लेकिन अगर कहें सर न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियस भी है सर, और ऑप्शन भी है, वो तो आप लोगे ही नहीं, तो अब क्या लूं सर? न्यूक्लियस भी गिवन है, न्यूक्लियोलस भी गिवन है, तो मैं कहूंगा मोस्ट एप्रोप्रिएट फिर होगा न्यूक्लियोलस। कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर वो रीजन है जहां पर राइबोसोम बनते हैं, राइबोसोम की सब यूनिट बनती हैं। क्या मेरा ये पॉइंट समझ आया बच्चों यहां तक आपको? Yes, sir. ओके, चलो गुड है।
तो आप आपने कुछ चीज समझ ली है, ये समझ लिया, ईआर का भी पॉइंट समझ लिया। फिर बच्चों आपने देखा भाई आपका क्या न्यूक्लियर एनवेलप समझ लिया, न्यूक्लियस समझ लिया और एंडोप्लाज्म मेम्ब्रेन। ये कुछ माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है, इसको पढ़ेंगे अभी, अलग से भी पढ़ना है। और यहाँ पे कुछ आपके लाइसोसोम पढ़ेंगे हम, लाइसोसोम ये प्रेजेंट है यहाँ पर। और ये कुछ आपका स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, मेजर चीजें, और गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये पैकेजिंग करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस है, और लाइसोसोम आपका एंजाइम कैरी करता है, एंजाइम कैरी करता है। चलो आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये आपका सिंपल एनिमल सेल है, पहले वाला प्लांट सेल था, ये एनिमल सेल है। ये देखो, ये आपके माइक्रोविलाई दिख रहे हैं। माइक्रोविलाई किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं, which increases the surface area of absorption या attachment। अटैच करने में हेल्प कर सकते हैं या सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन का। माइक्रोविलाई ये प्लांट सेल में नहीं मिलने वाले, ये एनिमल सेल में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? एनिमल सेल में मिलेंगे माइक्रोविलाई। तो और देखो बच्चा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, एज इट इज पढ़ चुके हैं। स्मूथ ईआर, ये रहा स्मूथ ईआर यहाँ प्रेजेंट है, ये याद है। राइबोसोम सरफेस पे नहीं है। न्यूक्लियर एनुलर की बात है, न्यूक्लियोलस की बात कर चुके हैं, न्यूक्लियस की बात कर चुके हैं। राइबोसोम जानते हो, लाइसोसोम जानते हो। पैराक्सीसोम एक ऐसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। पैराक्सीसोम ऐसे सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल माइक्रो बॉडीज हैं जिनमें पर ऑक्साइड एंजाइम मिलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड या कोई और परऑक्साइड एंजाइम मिलते हैं पर ऑक्सीसोम्स के अंदर। सेंट्रियोल की बात हमने पीछे की थी, दोबारा भी पढ़ेंगे। सेंट्रियोल आप जानते हो सेल के डिवीजन वगैरह में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम एंजाइम कैरिंग होते हैं, ये भी पढ़ेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया डिल पढ़ने वाले हैं, रफ ईआर एज ए होल ये स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें इन केस ऑफ योर एनिमल सेल्स। आइए सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन का ये कंटेंट पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का कैसा होता है, जिसको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहा जाता है। देखो जल्दी से, राइट पीछे कंटेंट है, कंटेंट राइट। बच्चों ये इस तरह से आपको मिलने वाला है। मेम्ब्रेन का थिकनेस ये हो गया मेरा। ये मेम्ब्रेन के अंदर मिलने वाला सेल का पार्ट है, यानी कि साइटोप्लाज्म यहाँ पर हो गया। साइटोप्लाज्म बना दिया मैंने यहाँ पर अंदर की तरफ। ये आउटसाइड सेल है, यहाँ कह दिया आउटसाइड पार्ट ऑफ सेल। तो ये आपकी एनिमल सेल की सेल बाउंड्री हो गई, लिविंग सेल बाउंड्री हो गई। इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो मैंने कहा ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका स्ट्रक्चर पे आते हैं। योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। सबसे पहले बताते हैं लिपिड। लिपिड का टू मॉलिक्यूल्स, दो लेयर बना रहे होते हैं। एक मॉलिक्यूल लिपिड का ये है, राइट। तो ये मॉलिक्यूल लिपिड की ऐसे करके पूरी लेयर बना रही है, यहां से यहां तक लिपिड के मॉलिक्यूल्स इस तरह से रेंज है, लाइक दिस। बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर बनाई जाएगी, ऐसे करके यहां से कंटिन्यू, ऐसे इधर कंटिन्यू। दूसरा लिपिड का मॉलिक्यूल आपने यहां बनाया, ये लाइक दिस। सॉन कंटिन्यू। अगर उससे पहले मैं यहाँ बताऊं कि लिपिड के एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो लिपिड का एक मॉलिक्यूल ये हो गया। ये लिपिड का एक मॉलिक्यूल है। इसमें इस वाले पोर्शन को कहते हैं हेड, और ये आपके ये दोनों टेल हैं। दो टेल हो गई इसकी और एक हेड हो गया लिपिड के एक मॉलिक्यूल का।
लिपिड का हेड का जो मॉलिक्यूल होता है, दिस हेड पार्ट इज बेसिकली हाइड्रोफिलिक, इट्स अ हाइड्रोफिलिक नेचर। हाइड्रोफिलिक का मतलब कौन होता है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक नेचर? आद्या, राधिका, दिवांशी। Sir, it is हाइड्रोफिलिक का friendly मतलब towards water. क्या बचा? Sir, it is friendly towards water. मतलब Water loving, water attracting, water friendly, right? So we can say hydrophilic, water loving or water friendly. And tail is hydrophobic. What is the meaning of hydrophobic here? Not friendly to वाटर रेपेलिंग, बिल्कुल वाटर रेपेलिंग, वाटर को दूर करने वाला। ठीक है, तो अब आप समझो ये वाला पार्ट मेम्ब्रेन का ऊपर वाला वाटर लविंग पार्ट हो गया, अंदर वाला पार्ट जो है ये वाला वाटर रेपेलिंग पार्ट हो गया। ऐसी मेम्ब्रेन में यहाँ पर तो लिपिड का पूरी तरह से कंप्लीट मैनर में वी हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। नाउ प्रोटीन कंपोनेंट पे आते हैं। प्रोटीन, so this is your lipid component as a lipid bilayer, एक लेयर ये, एक लेयर ये। now protein molecules are here। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एज, दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं यहां पर, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम लोग एक और नाम जानते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, राइट। तो जो सरफेस पर बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ यहां मिलने वाली, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये मान लीजिए ये होगी मेरे पास प्रोटीन। कैसा है ये? मेम्ब्रेन के सरफेस पर है, मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ हो, लेकिन सरफेस पे हो, मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है। तो कैसा प्रोटीन है? पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ईपी कह दिया मैंने, याद रखिएगा फुल फॉर्म इसका। कुछ प्रोटीन अंदर की तरफ हैं, जैसे मान लीजिए ये यहां प्रेजेंट है कुछ प्रोटीन, दोनों तरफ से मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर से बाउंड है जी, तो ये हो गया मेरा इंटीग्रल प्रोटीन। तो आइदर प्रोटीन में बी एक्सटर्नल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। एक और कैटेगरी है, लेकिन वो इंटीग्रल प्रोटीन के पार्ट में ही आता है, पर हमें मेंशन करना चाहिए उसको भी। व्हाट आर दीज? दीज आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इस तरह से इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, जो कि बेसिकली पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा होता है। दीज आर कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अंदर इनके एक टनल होती है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर, अंदर से बाहर इस टनल के थ्रू जा सकते हैं। बताएंगे कौन जाएंगे? दीज आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अब सुनो, तीनों चीजें समझ आई मुझे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन खुद भी इंटीग्रल प्रोटीन का ही पार्ट है, इंटीग्रल प्रोटीन का ही पार्ट है ये, ठीक है। अब देखिए जरा, ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये लूजली बाउंड होता है। कैसे लूजली बाउंड? इंटीग्रल प्रोटीन दोनों तरफ से मेम्ब्रेन से कवर है तो टाइटली बाउंड होता है। तो प्रोटीन लिपिड मेम्ब्रेन में मेजर पोर्शन भी है। अब थर्ड कंपोनेंट पे आते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज खाली 2% के आसपास होता है, कार्बोहाइड्रेट ओनली 2% के आसपास। तो कार्बोहाइड्रेट अगर मैं कहता हूं प्रोटीन से एसोसिएटेड है, मान लीजिए ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इस तरह से लाइक दिस, ठीक है, प्रोटीन से एसोसिएटेड है, तो मैं कहूंगा ये कार्बोहाइड्रेट ग्लाइको कंपाउंड है, और प्रोटीन से एसोसिएटेड है तो ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। तो
तो ग्लाइको यहाँ ड्रॉ कर लेता लाइक इस तरह से। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लाइको माने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ओके। तो इट इज एसोसिएशन ऑफ ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन। दूसरा, योर कार्बोहाइड्रेट मे बी अटैच्ड टू लिपिड। लिपिड कहाँ? ये था लिपिड, इसके अटैच करा दीजिए हम लिखें इस तरह से। क्या बन गया? ग्लाइकोलिपिड बन गया हमारा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोकार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का काम क्या होता है? सेल को एडहियर कराना। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किसी सेल की पार्ट है, उसको किसी और सेल से एडहियर कराना है या सॉलिड सपोर्ट पर रोकना, अटैच कराना है। दैट इज मेन फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। बाकी लिपिड जानते हो। प्रोटीन का काम होता है यहाँ से, जैसे ट्रांसमिट प्रोटीन बाहर से अंदर की तरफ। लिपिड जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बेसिकली लिक्विड नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? लिक्विड, यानी फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्यू टू लिपिड लेयर। लिपिड लेयर है। और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ये मोजाइक पैटर्न देते हैं, मोजाइक, तभी नाम आया फ्लूइड मोजाइक पैटर्न ऑफ द, या फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वो मॉडल है आपका। देखो आप सर, बच्चा, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के फंक्शंस आप बता दो, मेरे में प्रॉब्लम हो रही है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ प्रेजेंट है? देखो पहले तो कार्बोहाइड्रेट, जो ये मॉलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पे अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। अगर ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच है, ये लिपिड मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलिपिड बन गया। अब ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन करते क्या है? ये सेल रिकॉग्निशन एंड सेल एडहेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब सेल रिकॉग्निशन का मीनिंग क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक सेल है, दिस इज वन सेल, और ये दूसरी सेल है, दो सेल है, आपस में रिकॉग्नाइज कर रही हैं, एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रही हैं। तो ये कोशिश किसकी हेल्प से होगी? इनकी मेम्ब्रेन पर और इसकी मेम्ब्रेन पर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं या ग्लाइकोलिपिड हैं, वो एक दूसरे को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज कराते हैं सेल टू सेल, या कोई मॉलिक्यूल बाहर से सेल की तरफ आ रहा है उसको पहचानने का काम करता है। ठीक है, रिकॉग्निशन एंड एडिशन। डन बच्चे? यस सर, थैंक यू। चलो इतना समझ आता है हमें, तो हम इस कंटेंट को पढ़ लेते हैं एक बार। जस्ट डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन स्टडीज आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बिल्कुल सही बात है, 1950 के बाद ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अच्छे से स्ट्रक्चर को पढ़ना मेम्ब्रेन का। Meanwhile, chemical study of the cell membrane, especially in human red blood cells, enables the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया गया था वो बेसिकली स्टडी ऑफ आरबीसी के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, और कब पॉसिबल हो पाया? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को स्टडी, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, उसके बेस उसको स्टडी, उसको यूज कर सकते। Studies show that cell membrane mainly composed of, यहाँ से आपका important part start हो गया जो लर्न करना आपने कि किस किस का बना हुआ है। mainly composed of lipid and protein। दो पार्ट जो मैंने बताए थे वहां पे, मेजर पॉइंट लिपिड एंड प्रोटीन। मेजर लिपिड और फॉस्फोलिपिड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर नीट पे क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, एक हो चुका है, पहले आ चुका है कि लिपिड कई तरह की लिपिड होती हैं। स्फिंगोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है और अदर काइंड ऑफ लिपिड है। तो सबसे ज्यादा कौन सा लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? तो आंसर इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फेट ग्रुप कंटेनिंग लिपिड इज मेजर लिपिड कंपोनेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। हमने देखा था दो लेयर में अरेंज है। लिपिड अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड द आउटसाइड। पोलर हेड किधर की तरफ है? बाहर की तरफ है। ये हेड है, बाहर की तरफ है।
outside, and the hydrophobic tail जो हाइड्रोफोबिक है, वाटर रेवेलिंग टुवर्ड द इनर पार्ट पर है, वो ये इंश्योर करता है नॉन पोलर टेल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। मतलब समझो वापस आकर इस पॉइंट पर, मेरी ये जो टेल्स हैं ये कैसी हैं, हाइड्रोफोबिक हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग हैं, और ये जो हेड है वाटर लविंग है। टेल देखो, ये टेल, इनकी भी टेल, तो जितनी भी टेल है मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो वाटर रिपेलिंग कंटेंट नॉन ऑर्गेनिक या नॉन पोलर कैसे ज्यादा अच्छा वर्ड है, तो नॉन पोलर पार्ट जो है लिपिड का वो अंदर की तरफ है, पोलर पार्ट सेल की पेरिफेरी यानी आउटसाइड और सेल के अंदर की तरफ। बाकी मिडिल में, सेल के मिडिल में, मतलब सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मिडिल में, इंटीरियर में आपको नॉन पोलर पार्ट मिलेगा। तो जो भी सब्सटेंसेस पोलर नेचर के हैं वो बाहर से यहाँ इंटरेक्ट कर पाते हैं, लेकिन अंदर जाना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये जो पार्ट है नॉन पोलर है पूरा, ये जो पार्ट है पूरा नॉन पोलर है। तो मुझे कोई ऐसी चीज जो बाहर से पोलर मॉलिक्यूल को अंदर तक क्रॉस कराते हुए यहाँ छोड़ दे, वो कौन होगा, वो होंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बाहर से अगर किसी मॉलिक्यूल को, अगर वो पोलर नेचर का है, तो यहाँ से ट्रेवल कराता हुआ अंदर रिलीज कर देगा। ये पोलर मॉलिक्यूल यहाँ से क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेल है ये सारी नॉन पोलर नेचर की टेल है, जिसको बाहर यहाँ पे रिकग्नाइज हो जाएगा, लेकिन अंदर आने पर रोक देगा, अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये नॉन पोलर है और पोलर मॉलिक्यूल है। तो कौन सा मॉलिक्यूल कैसा है उसके बेस पर उसकी मूवमेंट डिसाइड होती है। तो इन एडिशन फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, सभी ने याद किया है कोलेस्ट्रॉल सर कहाँ मिलता है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्मफुल है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी कोलेस्ट्रॉल हार्मफुल हैं। कुछ कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं बेनिफिशियल होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से ही डिराइव होता है। अगर ये हार्मोन ना हो, सिंपल सी बात है, आपके कोलेस्ट्रॉल ना हो तो हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और लिपिड के अंदर भी प्रेजेंट है, एज अ लिपिड बाइलेयर में भी प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल, जो उसको स्टेबिलिटी देता है। तो कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी याद रखना है पॉइंट में। यहाँ पे इसका फंक्शन नहीं दिया, लेकिन पता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन indicate or reveal that they also possess protein। जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया मेम्ब्रेन का, तब पता चला कि उसमें तो प्रोटीन भी होता है मेम्ब्रेन में और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। इससे पहले सब ये मानते थे कुछ नहीं यार, लिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मानते थे। लेकिन जब बायोकेमिकल एनालिसिस किया, उसको लिया और केमिकल से ट्रीट किया, तब पता चला कि यह नहीं, प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन एंड लिपिड वेरी करता है डिफरेंट सेल टाइप में। ह्यूमन की बात करते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट has approximately 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। अगेन ये क्वेश्चन फिर नीट का बन गया, एग्जाम में मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन आता है, आया है कि मेम्ब्रेन्स में, सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा में कितने परसेंट प्रोटीन है, कितने परसेंट आपका लिपिड है। तो याद रखिए, आरबीसी का जब स्टडी किया गया बायोकेमिकल एनालिसिस, तो ये कंफर्म कर दिया गया कि 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है। लेकिन जो वेरिएशंस हैं प्रोटीन और लिपिड की, हर सेल में वेरी करती है। प्रोटीन और लिपिड आरबीसी में परसेंटेज याद रखना है, 52 प्रोटीन 40% लिपिड। अब कहोगे सर ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल प्रोटीन, जो अंदर की तरफ से मैंने ड्रॉ किया था,
ये वाले प्रोटीन इंटीग्रल, ये वाला यहां बना दीजिए इंटीग्रल प्रोटीन। इस प्रोटीन को क्या निकालना आसान है? नहीं, इधर से भी बंधा हुआ है, इधर से बंधा हुआ है, टाइटली बाउंड है इंटीग्रल प्रोटीन, टाइटली बाउंड है इंटीग्रल प्रोटीन। यू कैन नॉट फाइंड आउट, यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट देम वेरी इजीली, so you have to do some extra effort, अल्ट्रासोनिकेशन, केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये निकलेगा। लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन जो है, पेरिफेरल प्रोटीन इजी टू एक्सट्रैक्ट हैं, इजी टू एक्सट्रैक्ट हैं, लाइटली और बहुत लूजली बाउंड है पेरिफेरल वाले, इंटीग्रल वाले टाइटली बाउंड हैं। याद रखिएगा कौन सा आसानी से एक्सट्रैक्ट होगा, कौन सा मुश्किल एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। यहाँ लिखा है, लिखा integral peripheral protein are lie on the surface membrane while integral protein partially totally buried in the membrane। ठीक है, इतनी बात कहकर खत्म कर दिया एनसीईआरटी ने। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। इंटीग्रल प्रोटीन लिपिड की बाइलेयर, ये कार्बोहाइड्रेट मॉइटी है जो प्रोटीन पे अटैच है। अगर प्रोटीन पे अटैच है कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। ये भी कार्बोहाइड्रेट होकर शुगर मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लिपिड से अटैच हो जाएगा तो, लिपिड से अटैच हो जाएगा तो ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा।